नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोस्तों, बंगाल में 92% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इतनी भारी वोटिंग क्यों हुई है। असली सवाल ये है कि ये वोटिंग किसके पक्ष में हुई है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। लेकिन इस असली कहानी पर जाने से पहले बंगाल के हिंदुओं, आपके लिए एक सीधी चेतावनी, एक सीधी सीधी वार्निंग। इस बार खरगोश मत बनना। बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं कि अगर इस बार भी खरगोश बने तो शायद बंगाल में रह भी ना पाओगे। कड़वा है लेकिन सच है। याद है ना बचपन की खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश तेज भागा, फिर पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। बस यहीं से उसकी हार शुरू हो गई थी। अब इस कहानी को बंगाली हिंदुओं पर रख के देखिए और समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान भी ले कि इस बार की अप्रत्याशित वोटिंग हिंदुओं ने की है, और यह भी मान लें कि ये अप्रत्याशित वोटिंग बीजेपी के पक्ष में की गई है, तो भी सिर्फ आधी ही जंग जीती गई है। अभी असली जंग अभी बाकी है। और सबसे खतरनाक गलती होगी ये सोचना कि हम जीत गए, अब तो सरकार हमारे बस बन ही गई। सच तो यह है कि आपका विरोधी पीछे जरूर है लेकिन हारा नहीं है। और यह भी मत भूलिए कि आपका मुकाबला एक ऐसे वोट बैंक से है जो एक मुश्त और टैक्टिकल वोटिंग का बहुत पुराना खिलाड़ी है। उन्हें पता है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं और कैसे जीते जाते हैं। अगर समझना है तो जम्मू कश्मीर का पिछला चुनाव देख लीजिए। कश्मीर वादी में तब की बार बीजेपी ने एक रणनीति बनाई और कई छोटी छोटी पार्टियां मैदान में उतारी ताकि वोट बंट जाए। लेकिन हुआ क्या? शांति प्रिय समुदाय पूरा खेल तुरंत समझ गया। उन्होंने अपने वोट को टूटने नहीं दिया, बल्कि सिर्फ एक दिशा में वोट दिया, सिर्फ एक पार्टी को वोट दिया, सिर्फ और सिर्फ एनसी को। आप नोट करिए कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को भी उन्होंने बिल्कुल किनारे लगा दिया। मतलब साफ था, वोट नहीं रणनीति डाली गई थी। अब यही बात बंगाल के हिंदुओं को समझनी, और समझना यह है कि अभी दूसरा और फाइनल फेज बाकी है। अपनी ताकत को हम जीत गए के जश्न में बर्बाद बिल्कुल मत करिए। चुनावों में सबसे महंगी गलती यही होती है कि जब हम अपने विरोधी को हल्के में ले लेते हैं। तो 4 मई तक, जब तक परिणाम आधिकारिक रूप से आपके पक्ष में न आ जाए, न रुकना है, न थकना है और न ही ढीला पड़ना है, वरना इतिहास फिर वही कहानी लिख देगा और इस बार खरगोश का नाम होगा बंगाली हिंदू। अब जरा जमीनी बात कर लेते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या है। फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि वोटिंग प्रचंड हुई है, 92%। सुनने में भी अमेजिंग लगता है, लेकिन क्या सच में ये इतना अमेजिंग है? पहले एक बात समझ लीजिए आप, एसआईआर की वजह से कुल वोटर्स की संख्या घटी, और जब टोटल वोटर्स कम होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप ऊपर आ जाती। कहने का मतलब ये कि ये जो 92% अमेजिंग दिख रहा है, वो इतना भी अमेजिंग नहीं है। जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2021 का, उसमें भी 82% वोटिंग हुई थी। इसलिए सिर्फ परसेंटेज देखकर जश्न मनाना बहुत जल्दबाजी होगी। और इस बात को भी मत भूलें कि अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये वोटिंग हुई किसके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में या टीएमसी के पक्ष में। यह भी साफ नहीं है कि एसआईआर के समर्थन में यह वोट पड़ा है या एसआईआर के खिलाफ लामबंदी की गई है। अभी जो कुछ भी चल रहा है बीजेपी की तरफ से या टीएमसी की तरफ से, वो बस हवा हवाई है। और दोस्तों, हवा में राजनीतिक महल नहीं बनाए जाते। अब एक सवाल आपसे, अगर मान भी लें कि इस बार
हिंदू वोट एकजुट हुआ है, तो आखिर क्यों हुआ है? अगर आपको इसकी सिर्फ एक वजह चुननी हो तो वो क्या होगी? SIR, CRPF की तैनाती, चुनाव आयोग की सख्ती या कुछ और? बताइए, कमेंट करके बताइए हमें जल्दी से कि इनमें से एक वजह चुननी हो तो वो क्या होगी? दोस्तों मैं बताऊं, इनमें से कोई भी नहीं। न SIR, न CRPF, न चुनाव आयोग। सबसे बड़ी वजह है अस्तित्व का संकट। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ है, ये बंगाली हिंदुओं के अस्तित्व का चुनाव है। बंगाली हिंदुओं के लिए सवाल यह है कि बंगाल में वो रह भी पाएंगे या धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे। पहचान उनकी बचेगी या सिर्फ इतिहास की किताबों में ही उनका नाम बचा रहेगा? यही असली वजह है जिसने हिंदू वोट को जगाया है। हमने पहले भी कहा था कि अगर इस बार ममता फिर से सत्ता में आ गई तो आने वाले वर्षों में हिंदुओं का बंगाल में रहना नामुमकिन हो जाएगा। ये बात शायद नहीं कहनी चाहिए थी, सुनने में बड़ी कठोर लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर ही कठोर ही हुआ करती है। और अच्छी बात यह है कि इस बार शायद बंगाल के हिंदुओं को इस संकट का एहसास हो गया है। और जब वोट अस्तित्व के लिए पड़ता है तो उसका असर सरकारों से कहीं बड़ा होता है। बाकी SIR, CRPF, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हैं और अपनी जगह है, लेकिन ये सब फैसिलिटेटर्स हैं, सेकेंडरी रीजंस हैं। असली रीजन है सर्वाइवल का सवाल। अब आखिर में एक बात पूरी ईमानदारी से पर्सनल आपसे कहता हूं, मुझे 4 मई को बीजेपी की जीत से ज्यादा इंतजार रहेगा विपक्ष के EVM पर होने वाले विधवा विलाप का। सच कहूं तो हर चुनाव हारने के बाद जो EVM की नौटंकी शुरू होती है, उससे एंटरटेनिंग भारतीय राजनीति में कुछ है ही नहीं। लेकिन इस बार उसका रास्ता भी बंद होता दिख रहा है, क्योंकि इस बार 13 इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी बंगाल इलेक्शंस को देखने के लिए आए थे। उन्हें पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस जो है हमारा, उसको उनको दिखा दिया गया, समझा दिया गया। तो अब कष्ट ये है कि ऐसे में ये विपक्ष वाले रोएंगे तो रोएंगे कैसे और किसके सामने रोएंगे? बड़ा सवाल है रे बाबा, बड़ा ही दुखदाई सवाल है। तो 4 मई को क्या होने वाला है? बंगाल बदलेगा या कहानी फिर से वही दोहराई जाएगी? आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाले दिन सिर्फ चुनाव के नहीं, इतिहास के दिन हैं।